हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन कोर्स में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में। पहले से थोड़ा दोस्तों मैप में देखते हैं। जैसे हम अन्य डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हुए आए हैं, इसी प्रकार हम रुद्रप्रयाग जनपद को भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, रुद्रप्रयाग जनपद उत्तराखंड के मैप में है ये। और रुद्रप्रयाग जनपद दोस्तों एक आंतरिक जनपद है, ठीक है। आंतरिक जनपद। अब देखिए दोस्तों, आप कहोगे कि आंतरिक जनपद क्या होता है। देखिए दोस्तों, आंतरिक जनपद वह जनपद होता है जो ना ही किसी राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है और ना ही किसी देश के साथ अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। उस जनपद को कहते हैं आंतरिक जनपद। और उत्तराखंड में आंतरिक जनपदों की संख्या है दोस्तों 4। टोटल 4 जनपद हैं उत्तराखंड में जो आंतरिक हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जनपद आंतरिक जनपद नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा जनपद आंतरिक जनपद है। तो ये जनपद देखिए, 2 तो हमारे कुमाऊं मंडल में है और 2 हैं हमारे गढ़वाल मंडल में, ठीक है। अब देखिए, जो रुद्रप्रयाग जनपद है, एक ये है आंतरिक जिला और एक टिहरी गढ़वाल है। ये आपके गढ़वाल मंडल के 2 आंतरिक जिले हैं। और एक अल्मोड़ा और बागेश्वर, ये आपके कुमाऊं मंडल के 2 आंतरिक जिले हैं। तो कुल मिला के हमारे आंतरिक जिले कितने हैं दोस्तों? 4, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। और कौन कौन से हैं? टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनकी सीमाएं मात्र हमारे उत्तराखंड के जनपदों को ही टच कर रही हैं, ठीक है। ना ही किसी देश के साथ ये सीमा साझा कर रहे हैं और ना ही किसी राज्य के साथ ये सीमा साझा कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग जनपद है, हम रुद्रप्रयाग को पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में ज़्यादा हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग के पूर्व में है चमोली। चमोली जनपद से पूर्व में सीमा साझा करता है। पश्चिम में है टिहरी गढ़वाल, ठीक है। उत्तर में है इसका उत्तरकाशी। यहाँ पे देखिए, ये उत्तरकाशी का पोर्शन है। और दक्षिण में है आपका पौड़ी गढ़वाल। देखिए दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग जनपद है, इसका गठन किया गया था आपका 1997 में। 1997 में। और जो इसकी डेट थी दोस्तों, कई जगहों पे इसकी डेट अलग अलग मिलती है, इस वजह से डेट मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन की है। नीचे नोट्स में आपको डेट मिल जाएगी। और देखिए, जो कंफ्यूजिंग वाले जितने भी फैक्ट्स होते हैं, वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाता है, ठीक है। और अगर वो क्वेश्चन बनता भी है तो फिर वो डिलीट हो जाता है। तो इसका आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग है, ये 1997 में इसका गठन हुआ था। और 3 जनपदों को काट काट कर, मतलब छोटे छोटे पोर्शन, जो छोटा छोटा वहाँ का भूभाग था, उसको मिलाकर रुद्रप्रयाग जनपद का गठन हुआ। अब ये 3 जनपद हैं दोस्तों आपके। एक है टिहरी गढ़वाल। टिहरी का ये वाला पोर्शन काटा था, पौड़ी का ये वाला पोर्शन लिया था, और चमोली का ये वाला पोर्शन लिया था। और थोड़ा थोड़ा करके फिर एक रुद्रप्रयाग जनपद यहाँ पे बना दिया गया था 1997 में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि किन किन जनपदों को काट कर रुद्रप्रयाग बना है। टिहरी, पौड़ी और चमोली को। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने इस रुद्रप्रयाग की सीमाएं देख ली हैं। पूर्व में चमोली के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम में टिहरी गढ़वाल के साथ, उत्तर में उत्तरकाशी के साथ और दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल के साथ, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों इनमें से कि मतलब इस प्रकार इसमें पूछा जा सकता है कि रुद्रप्रयाग निम्न में से किस जनपद के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। और अगर ऑप्शन में दोस्तों अल्मोड़ा पूछा जाता है, मतलब 3 ऑप्शन आपको ये वाले दे देगा और एक दे देगा अल्मोड़ा। तो आपका इस प्रकार क्लियर है ना। आपको पता है कि पूर्व में चमोली है, पश्चिम में टिहरी है, उत्तर में उत्तरकाशी और दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल है। तो अल्मोड़ा तो आसपास था भी नहीं, है ना। तो ऐसे आप इसको ध्यान रखिए। और ऐसे मैप से पढ़ते हुए दोस्तों हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और हम एक तुक्का जो लगाते हैं ना, वो एकदम राइट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात कर ले अगर हम देहरादून जनपद की। अगर देहरादून से क्वेश्चन बन गया, मानो कि निम्न में से देहरादून के साथ सीमा साझा नहीं करता उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। तो आपको पता है कि रुद्रप्रयाग तो क्या है, काफी ज्यादा दूर है ना। तो हम जब सेंस यूज करते हैं तो फिर खुद ही हमें आंसर मिल जाता है। हमारा माइंड बार बार वहां को फिर ऐसे ही इंगित करता है कि भाई ये काफी दूर है देहरादून से, जब हमने मैप में पढ़ा था। तो इस प्रकार यहाँ से हम क्वेश्चन टैकल करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग की ओर। देखिए, इसका जो गठन हुआ था, ये कहीं पर 18 सितंबर है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे 16 सितंबर है, कहीं पर 15 सितंबर भी मिलता है। तो ये ऐसे डेट्स हमें मिलते हैं रुद्रप्रयाग के गठन को लेकर। पर जो सन है वो 1997 ही है।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि रुद्रप्रयाग जनपद का गठन हुआ था 1997 में। देखिए अब यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है दोस्तों। 1997 में देखिए 1997 में क्या हुआ, 3 जनपदों का सृजन हुआ। ठीक है, 3 जनपदों का सृजन हुआ। अब क्योंकि हमारे 13 जनपद हैं और 13 के 13 जनपदों के गठन का वर्ष हमें याद होना चाहिए, तो कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, ये सारे कंफ्यूजन बनाते हैं। इसका एक ट्रिक बता दी दोस्तों आपको। जो 1997 में 3 जनपदों का गठन हुआ था वो हुआ था हमारा आर, बी और सी। ऐसे आप याद रख सकते हो। देखिए हम साइंस में पढ़ते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा कि 1997 में आरबीसी का गठन हुआ था। आर से आपका रुद्रप्रयाग, बी से आपका बागेश्वर और सी से आपका चंपावत। ठीक है, चंपावत का। अब देखिए आप सोचेंगे कि यार सी से चमोली भी तो हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो हमारे सीमांत जनपद है ना, देखिए जो जो हमारे सीमांत जनपद है दोस्तों, सीमांत मतलब कि जो हमारी सीमाओं पर हैं, उत्तरकाशी है, चमोली है और पिथौरागढ़ है। इन तीनों का गठन हो गया था 1960 में ही। ठीक है ना, 1960 में ही ये बन गए थे। इसका भी एक ट्रिक थी जो मैंने अपने टाइम में बनाई थी जब मैं इसको शुरू में पढ़ा था। CUP ऐसे करके, कप करके मैंने इसको याद किया था। सी से हमारा चमोली था, यू से हमारा उत्तरकाशी था और पी से पिथौरागढ़ था। ये हमारे सीमांत जनपद हैं। ठीक है, तो इनका गठन तो 1960 में ही हो गया था। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि भाई 1997 में जो आरबीसी बना है उसमें सी का मतलब क्या है, चंपावत है, याद रखिएगा। और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है आपका ये छोटा सा, उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है आपका चंपावत जनपद। तो देखिए 1997 में किस किस का गठन हुआ था, रुद्रप्रयाग का, बागेश्वर का और चंपावत का। ठीक है, और सबसे बड़ा जनपद अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका चमोली जनपद। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल चमोली का है और सबसे कम है दोस्तों चंपावत का। चंपावत आपका एक पूर्वी जनपद है। तो ध्यान रखेंगे इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी हमने मैप में ऐसे पढ़ा था। अब देखिए मैप बनाना मतलब कई दोस्तों के लिए इजी होगा पर कुछों के लिए थोड़ा टफ होगा। तो आप इस प्रकार से रख सकते हो उसको अपने नज़रों के सामने कि भाई उत्तराखंड के मैप में जब हम रुद्रप्रयाग पढ़ रहे हैं तो रुद्रप्रयाग के पूर्व में चमोली है और उत्तर में उत्तरकाशी है, पश्चिम में टिहरी है और दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल है। तो इस प्रकार आप इसको एक शॉर्ट सा बना सकते हो यहाँ पे डायग्राम टाइप से। अब देखिए दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग है, प्राचीन समय में रुद्रप्रयाग को पुनाड़ कहा जाता था। बहुत बार प्रश्न पूछा है दोस्तों कि पुनाड़ किसका प्राचीन नाम है। तो पुनाड़ जो नाम है दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग का। और महाभारत कालीन नाम था रुद्रप्रयाग का रुद्रावर्त। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग है ये हमारा पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है और ये हमारा चौथे नंबर का प्रयाग है। ठीक है, 3 प्रयाग हमारे चमोली जनपद में है। 3 प्रयाग हमारे कहाँ है, चमोली जनपद में है। और देखिए दोस्तों, जो प्रयाग है हमारे पंच प्रयाग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रयाग हैं वो 5 प्रयाग हैं और उनमें एक नदी ऐसी है जिसमें सारी नदियां आके मिलती हैं। तो वो नदी है दोस्तों आपकी सॉरी, तो वो नदी है दोस्तों आपकी अलकनंदा। ठीक है, वो नदी है आपकी अलकनंदा। अलकनंदा नदी पर नदी में दोस्तों अलग अलग स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग नदियां संगम करती हैं, संगम बनाती हैं और अलग अलग हमारे प्रयाग बनते रहते हैं। तो अभी हम रुद्रप्रयाग पढ़ रहे हैं तो हम रुद्रप्रयाग को ही फोकस करेंगे अभी। ठीक है, 3 प्रयाग आपके चमोली जनपद में है और एक प्रयाग है आपका रुद्रप्रयाग और उसके बाद एक प्रयाग है आपका टिहरी में। ठीक है, तो इस प्रकार आपका प्रयाग बनते हुए आए हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है वो है आपकी अलकनंदा। अब बात करते हैं दोस्तों हम रुद्रप्रयाग की। ठीक है, रुद्रप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा, एक तो अलकनंदा है, तो अलकनंदा के साथ मिलती है दोस्तों आपकी मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी कौन सी नदी है, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का संगम होता है अलकनंदा में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर। और देखिए दोस्तों, जो हमारे 5 प्रयाग है, पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है रुद्रप्रयाग, एकमात्र प्रयाग है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, मात्र एक प्रयाग है दोस्तों जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और जो रुद्रप्रयाग है दोस्तों, यहाँ पर भगवान शिव हैं जो, उनके पंच केदारों में से 3 केदार आपके रुद्रप्रयाग जनपद में ही
हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका केदारनाथ। केदारनाथ बैक हो गया पूरा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रयाग है दोस्तों केदारनाथ। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका मद्महेश्वर नाथ, और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों तुंगनाथ। ये क्रम है दोस्तों केदार का। ठीक है, पंच केदारों का क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए चौथा और पांचवा जो केदार है दोस्तों वो आपका चमोली जनपद में है। ठीक है, उन्हें हम चमोली जनपद में ही पढ़ेंगे, पर उनके नाम हम देख लेते हैं। देखिए तीन तो ये हो गए, चौथा हम देखेंगे। चौथा है दोस्तों रुद्रनाथ। रुद्रनाथ। और पांचवा है, पांचवा केदार है दोस्तों कल्पेश्वर नाथ। कल्पेश्वर नाथ। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पंच प्रयाग हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें से 3 प्रयाग का है हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, जो हम अभी और अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में हम और पढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे कम विधानसभा सीट वाला जनपद है आपका रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में टोटल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70। और 70 विधानसभा सीटों में से मात्र 2 सीटें रुद्रप्रयाग जनपद की हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों जो रुद्रप्रयाग है इसमें ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जो जनपद है आपका वो है आपका रुद्रप्रयाग, और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद हमने पढ़ा था हरिद्वार। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे, मात्र लिखने से कुछ नहीं होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है रुद्रप्रयाग। ठीक है, और ये हमारा चौथा प्रयाग है। हमने पढ़ा ना 3 प्रयाग हैं जो ये चमोली में है, चौथा प्रयाग हमारा रुद्रप्रयाग है, और पांचवा प्रयाग है हमारा देवप्रयाग जो कि टिहरी जनपद में है। ठीक है ना, ऐसे हमारा सीक्वेंस था। अलकनंदा नदी में इन 5 स्थानों पर अलग अलग नदी मिलती है और वो ही संगम हमारे प्रयाग कहलाते हैं। तो चौथा प्रयाग हमारा क्या है? रुद्रप्रयाग। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। सीक्वेंस भी पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है सीक्वेंस कि निम्न में से कौन सा प्रयाग, मतलब चौथा प्रयाग कौन सा है, दूसरा प्रयाग कौन सा है, पांचवा प्रयाग कौन सा है। तो सारे प्रयाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए 200 से अधिक शिव मंदिर होने के कारण रुद्रप्रयाग को शिव नगरी कहा गया है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और देखिए इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो ये है कि जब पांडव कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध जीत जाते हैं ना, और उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि यार हमने अपने परिजनों को मारा है, अपने परिजनों की हत्या की है, उनका वध किया है, तो वो उन्हें ब्रह्म पाप लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि में रहते हैं। तो श्री कृष्ण उन्हें ऐसा सुझाव देते हैं कि आपको शिव जी के साक्षात दर्शन करने से जो एक ग्लानि है, आत्मग्लानि, इससे आप निजात पालोगे। ठीक है, तो फिर जो पांडव होते हैं वे बढ़ते हैं रुद्र हिमालय की ओर, और जैसे ही शिव जी को पता चलता है कि भाई अभी पांडव मेरे मतलब मुझसे मिलने आने वाले हैं, दर्शनों के लिए आने वाले हैं, तो जो शिव जी होते हैं वे काफी ज्यादा रुष्ट होते हैं पांडवों से, और वो पांडवों से नहीं मिलना चाहते हैं। इस वजह से ये स्टोरी शुरू होती है यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है, कोटेश्वर महादेव गुफा आपकी रुद्रप्रयाग जनपद में है। देखिए इसको मैं लिखती हूँ, वैसे ही आगे हम इसको और विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पे एक स्टोरी आ रही है तो सुन लेते हैं। कोटेश्वर महादेव गुफा, पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है। ठीक है, कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर है, ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। और देखिए ये सदा नीरा एक गुफा मंदिर है, यहाँ पर जल टपकते रहता है, और ऐसा माना जाता है कि अलकनंदा नदी का यहाँ पे जल टपकता है। तो देखिए दोस्तों एक गुफा मंदिर होता है, और शिव जी इस गुफा के अंदर तपस्या कर रहे होते हैं। तो पांडव होते हैं जो वो उनसे मिलने के लिए इस गुफा की ओर आते हैं। अब शिव जी उन्हें अपनी ओर आता देख क्या करते हैं, कोटि शिवलिंगों में विभक्त हो जाते हैं। कोटि शिवलिंगों में, कोटि मीन्स होता है दोस्तों करोड़। ठीक है, मतलब काफी सारे शिवलिंगों में शिव जी खुद को वहां पे बांट लेते हैं, और जिसके साक्ष्य आज भी वहां पे मौजूद हैं। वहां पे कई सारे शिवलिंग हैं आज भी उसी मंदिर में। तो उनके मतलब इतने सारे शिवलिंगों के कारण यहाँ पे इसे शिव नगरी भी कहा गया है। ठीक है, शिव नगरी। अब देखिए दोस्तों ये तो शिव नगरी है, एक है आपका शिव राजधानी जो कि कहा जाता है हरिद्वार जनपद को। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कंफ्यूजन मत होइए
बिल्कुल भी मत रखना अपने माइंड में कंफ्यूजन। शिव राजधानी आपकी हरिद्वार और शिव नगरी है आपकी रुद्रप्रयाग, ठीक है। और रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एकमात्र प्रयाग जो कि शिव भगवान को समर्पित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों केदारनाथ सॉरी रुद्रप्रयाग के जो अनेक हमारे पर्यटक स्थल हैं, जो वहाँ के तीर्थ स्थल हैं, उनके उनकी ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ऊखीमठ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है। देखिए ऊखीमठ है जो, इसमें भी एक स्टोरी है। यहाँ पर माना जाता है मंधाता ऋषि जी ने यहाँ पे तप किया था और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तप किया था। यहाँ पे शिव जी के दर्शन पाने थे उन्हें, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। तो क्या होता है, शिव जी मंधाता ऋषि से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वो मंधाता ऋषि को ओमकारेश्वर रूप में दर्शन देते हैं, ठीक है, ओमकार रूप में दर्शन देते हैं। और उसके बाद जो मंधाता ऋषि है वो यहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर की स्थापना करते हैं, ठीक है। फिर जो मंधाता ऋषि हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे ओमकारेश्वर शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद शंकराचार्य जी यहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर को बनाते हैं काफ़ी बड़ा। अब देखिए दोस्तों जो ऊखीमठ है, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाबा केदारनाथ और मद्महेश्वर नाथ, मतलब प्रथम और द्वितीय केदार जो हमारे हैं, केदारनाथ और मद्महेश्वर नाथ, जब शीतकाल में कपाट बंद हो जाते हैं ना, तो उनकी उनकी जो पूजा स्थली है वो कहाँ है, तो वो है आपका ऊखीमठ में, और मंदिर है आपका ओमकारेश्वर मंदिर, ठीक है। जब मंधाता ऋषि को शिवजी यहाँ पे ओमकार रूप में वो अपने मतलब दर्शन दे देते हैं, तो फिर जो मंधाता ऋषि है वो यहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर की स्थापना करते हैं, मतलब एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं और मंदिर का निर्माण करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। और इस वजह से फिर यहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फिर मान्यता हो जाती है ओमकारेश्वर मंदिर की। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। पर ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि एक तो केदारनाथ के रावल पुजारी हैं जो, उनका निवास भी ऊखीमठ में है। केदारनाथ मंदिर समिति है जो, उसका मुख्यालय भी दोस्तों ऊखीमठ में है। और ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में ही बाबा केदारनाथ और मद्महेश्वर नाथ की शीतकालीन पूजा स्थली है। शीतकाल में जब बाबा केदारनाथ और मद्महेश्वर नाथ के मंदिर के कपाट जब बंद हो जाते हैं दोस्तों, बर्फ जब वहाँ पे गिरती है, बहुत ज़्यादा बर्फ के कारण वहाँ पे कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर वहाँ से डोला लेके जो बाबा केदारनाथ है उनका डोला आता है ओमकारेश्वर मंदिर में, और फिर यहाँ पे फिर पूजा अर्चना चलती रहती है उनकी प्रतिदिन। और फिर वापस जब कपाट खुलते हैं तो फिर वापस से केदारनाथ में उन्हें स्थापित किया जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। इसीलिए देखिए ऊखीमठ में ऋषि मंदाता की तपस्थली भी इसको माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट प्लेस है दोस्तों मक्कू मठ। देखिए दोस्तों मक्कू मठ है जो ये है ऊखीमठ से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। और जो मक्कू मठ है दोस्तों, यहाँ पर मैठाणी वंश के पुजारी पूजा करते हैं, ठीक है। मैठाणी वंश के लोग होते हैं जो यहाँ पर पुजारी होते हैं, यही यहाँ पे पूजा करते हैं। अब देखिए मान्यता है कि जो मक्कू मठ है दोस्तों, यहाँ पर ऋषि मार्कंडेय ने तपस्या की थी। ऋषि मार्कंडेय ने यहाँ पे तपस्या की थी और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मठ है, मक्कू मठ। ध्यान रखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में काफ़ी सारे मठ हैं, छोटे बड़े बहुत सारे मठ हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक बड़ा मठ है वो है मक्कू मठ। और मक्कू मठ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि तुंगनाथ का शीतकालीन आवास है जो, वो आपका मक्कू मठ में ही है, ठीक है। तुंगनाथ जो हमारे तृतीय केदार उनकी शीतकालीन पूजा स्थली आपकी मक्कू मठ में है। ध्यान रखेंगे इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देखिए यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर रखा है मैंने कि जो रुद्रप्रयाग नगर पंचायत है दोस्तों, ये 2002 में बनी थी और नगर पालिका बनी थी 2006 में। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। अगला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है दोस्तों केदारनाथ, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों का ड्रीम होगा केदारनाथ जाना, बाबा केदार के दर्शन करना। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, शिव भक्तों का ड्रीम होता है कि भाई वो अपनी लाइफ में एक बार तो ज़रूर केदारनाथ के दर्शन करने जाएं। तो अवश्य जाइएगा, पहले अभी मेहनत कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद ज़रूर जाइएगा। देखिए दोस्तों जो केदारनाथ हैं, इनकी इनकी भी एक स्टोरी है दोस्तों। जैसे हमने अभी कोटेश्वर महादेव गुफा की स्टोरी सुनी थी, तो ऐसे ही हुआ था। देखिए जब पांडव शिव जी से मिलने इस हिमालय क्षेत्र में आते हैं, तो शिव जी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो तरह तरह के रूप परिवर्तित करते रहते हैं और उनसे बच के निकलते रहते हैं। फिर क्या होता है,
जैसे शिव जी देखते हैं कि भाई पांडव आ रहे हैं मेरी ओर, तो देखिए कई बुक्स में भैंसा बोला है और कई बुक्स में बैल बोला है, ठीक है? तो एग्ज़ैक्ट क्या है ये नहीं पता मुझे, तो हम आपको वही बताएँगे जो बुक्स में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों कई बुक्स में ऐसा दिया गया है कि जब शिवजी देखते हैं कि पांडव मेरी ओर आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं उनके आस-पास कुछ बैल चल रहे होते हैं, तो वो बैल का रूप परिवर्तित कर लेते हैं, बैल मतलब बैल का रूप धारण कर लेते हैं, स्वयं को बैल के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर उन्हीं के साथ में वो जुगाली करने लगते हैं। फिर क्या होता है जो भीम होते हैं, भीम शिवजी को पहचान लेते हैं और शिवजी को पता चल जाता है कि जो भीम है उन्होंने मुझे पहचान लिया है, तो जो शिव होते हैं वो ज़मीन में धँसने लग जाते हैं, ठीक है? वो वहाँ से अदृश्य होना चाहते हैं। फिर जो भीम होते हैं, वो बैल होता है जो उस समय शिवजी बैल का रूप लिए होते हैं, तो वो पकड़ता है बैल को पकड़ते हैं मतलब बैल को सॉरी, तो जो शिवजी होते हैं वो आधे ज़मीन में धँस जाते हैं, पर जो उनका कुबड़ वाला भाग भीम जी के हाथ में रह जाता है, तो वही आपका केदारनाथ है, ठीक है? और उसी स्वयंभू शिवलिंग की पांडव भी पूजा करते हैं और वर्तमान जो केदारनाथ मंदिर है, वहाँ पे जो वर्तमान स्वयंभू शिवलिंग है, ये वही शिवलिंग है जिसकी स्टोरी अभी मैं आपको बता रही थी। तो जो पांडव होते हैं दोस्तों, वो भी इसी स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करते हैं। और ऐसा मतलब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जो पंच केदार हैं, उनमें भगवान शिव के किन-किन अंगों की पूजा की जाती है? अब देखिए यहाँ पे जो केदारनाथ में जो बैल का या फिर भगवान शिव का कुबड़ वाला भाग है जो उसकी पूजा की जाती है। अब इसके साथ ही जब वो ज़मीन में धँस जाते हैं दोस्तों तो अन्य 4 प्लेसेस से उनके शरीर के अन्य अंग मिलते हैं, ठीक है? केदारनाथ से भगवान शिव के पश्चिम भाग का वहाँ पे जो अंग है वो मिलता है। फिर मद्महेश्वर नाथ द्वितीय केदार है जो मद्महेश्वर नाथ, वहाँ पे शिव जी की नाभि मिलती है। तृतीय केदार है जो दोस्तों तुंगनाथ, वहाँ से शिव जी की भुजाएँ मिलती हैं। चतुर्थ जो केदार है दोस्तों वो है वहाँ से भगवान शिव के रौद्र मुख का वहाँ पे मतलब वहाँ पे रौद्र मुख मिलता है और जो पंचम केदार है दोस्तों वहाँ पे शिव जी की जटाएँ मिलती हैं। ठीक है? तो इस प्रकार प्रश्न भी पूछा जाता है दोस्तों कि किस केदार में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो केदारनाथ है यहाँ पे भगवान शिव जी के पश्च भाग की पूजा की जाती है। ठीक है? पश्च भाग की पूजा की जाती है और जो द्वितीय केदार हैं मद्महेश्वर नाथ, वहाँ पे भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। तृतीय केदार में दोस्तों भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है तुंगनाथ में। चतुर्थ केदार है दोस्तों हमारा रुद्रनाथ, वहाँ पे रौद्रमुख की पूजा की जाती है शिव जी की। और पंचम केदार है दोस्तों हमारा कल्पेश्वर नाथ, कल्पेश्वर नाथ यहाँ पे शिव जी की जटाओं की पूजा की जाती है। ठीक है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इनको नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिए दोस्तों थोड़ा बहुत केदारनाथ के नोट्स की ओर चलते हैं। देखिए केदारनाथ है जो दोस्तों, इन्हीं की महिमा के कारण स्कंद पुराण में गढ़वाल मंडल को केदारखंड कहा गया है। ठीक है? हमने मैप में पढ़ा था। देखिए ये वाला पोर्शन है हमारा कुमाऊं, कुमाऊं मंडल को स्कंद पुराण में मानस खंड कहा गया है। ये फ़ोन है थोड़ा इसमें लिखने में दिक्कत होता है दोस्तों, इससे पहले टैब में करती थी तो उसमें अच्छा होता था लिखना। देखिए ये हमारा कुमाऊं है, कुमाऊं को मानस खंड कहा जाता था, मानस खंड नाम से उल्लिखित है मानस खंड। अब देखिए ये है हमारा गढ़वाल मंडल, तो गढ़वाल मंडल का नाम मिलता है हमें केदार खंड। तो देखिए दोस्तों केदार खंड जो नाम पड़ा है गढ़वाल मंडल का वो भगवान शिव के केदारनाथ मंदिर की वजह से ही पड़ा है। ठीक है? ऐसा माना जाता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों जो केदारनाथ है इनका प्राचीन नाम भृगुतुंग माना जाता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से किस देवस्थल का नाम प्राचीन नाम था भृगुतुंग? तो ये था आपका केदारनाथ जी का। अगला पॉइंट है दोस्तों, जो केदारनाथ मंदिर है यह है मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर है। ठीक है? या फिर अगर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जो केदारनाथ मंदिर है यह किस नदी के तट पर है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? मंदाकिनी नदी के तट पर।
ये आपकी मंदाकिनी नदी है, ये आपका केदारनाथ जी हैं, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि पुरंदर पर्वत पर केदारनाथ स्थित है और यहीं पर नर नारायण की तपस्थली मानी जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, उत्तराखंड में 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर धाम है आपका केदारनाथ। ठीक है, बात कर रहे हैं 4 धामों की। 4 धाम कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से, मतलब कौन सा तीर्थ स्थल है हमारा 4 धामों में? केदारनाथ। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जो केदारनाथ है दोस्तों, ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये प्रश्न भी पूछा गया दोस्तों कि उत्तराखंड में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मतलब विख्यात है? तो ये है आपका केदारनाथ, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना की थी शंकराचार्य जी ने और जन्मेजय जी ने। देखिए जन्मेजय जो थे वे थे पांडव वंशीय, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, भीमशिला। भीमशिला काफी ज्यादा विशालकाय शिला है दोस्तों, ये भी आपका केदारनाथ मंदिर के समीप है। और जब 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी दोस्तों, तो इस भीमशिला के कारण ही जो मंदाकिनी नदी का जल है उसने मंदिर को क्षति नहीं पहुंचाई थी। ठीक है, इसी मतलब ये शिला यहाँ पे थी, इस वजह से मंदिर को क्षति नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत भयंकर बाढ़ आई थी दोस्तों। और ये जो शिला है ये काफ़ी बड़ी है, काफ़ी विशालकाय शिला है, तो इस वजह से इस शिला को भीमशिला कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि जो केदारनाथ है उसी के समीप आपका भीमशिला स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए मंदिर का जीर्णोद्धार कत्यूरी शासकों ने कराया, ऐसा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी। अगला पॉइंट है दोस्तों, जो मंदिर है केदारनाथ मंदिर, मंदिर के गर्भगृह में त्रिकोण आकृति का एक शिवलिंग है, जिसकी पूजा पांडवों ने भी की थी, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, ब्रह्म कमल से केदारनाथ में पूजा की जाती है। पंच केदारों में प्रथम केदार आपकी कौन से हैं? केदारनाथ भगवान हैं। अब देखिए दोस्तों, जो संस्कृत में मतलब केदार शब्द है, संस्कृत में इसका अर्थ होता है दलदली भूमि या फिर रोपाई भूमि। जैसे रोपाई करते हैं ना, उसके लिए काफी ज्यादा दलदली भूमि तैयार की जाती है ना धान की रोपाई से पहले, तो ठीक उसी प्रकार इसका एक अर्थ माना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, केदारनाथ की महत्ता के कारण ही गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या है? केदार खंड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, मंदिर के बाहर रक्षक देवता हैं जो भैरवनाथ, उनका मंदिर है। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि केदारनाथ के रक्षक देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है, किस भगवान को जाना जाता है? तो वो है आपके भैरवनाथ। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, शिव कुंड, रुधिर कुंड। देखिए रुधिर कुंड का पानी है जो लाल पानी है, देखिए रुधिर में क्या होता है? रक्त, और रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। तो ध्यान रखेंगे, शिव कुंड, रुधिर कुंड, केदारशिला, ये सभी मंदिर के पृष्ठभाग में है, केदारनाथ मंदिर के। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका आज का वीडियो है, और अच्छे से अपने नोट्स आप अच्छे से बनाते चलिए और रिविजन करते हुए चलिए। अगर इसमें और ज़्यादा ऐड करूंगी तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।